हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल समाधान ट्यूटोरियल्स पे। मेरा नाम है प्रीतम और हम लोग कर रहे हैं अभी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का सेकंड चैप्टर कवर। इससे पहले हमने कुछ वीडियो पहले ही पोस्ट कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपने वो सभी देख लिया है। आज के इस सेशन में हम लोग सेकंड चैप्टर का जो लास्ट फेज है, कुछ बचे हुए क्वेश्चन है, उसको कवर करने वाले हैं। तो फटाफट से रेडी हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं। हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखना। चलिए, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, कार्यस्थल में प्रभावी संचार व्यवस्था सृजित करने हेतु किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, कार्यस्थल में प्रभावी संचार व्यवस्था सृजित करने के, सृजित मतलब बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है ना। तो टेलीफोन है, ईमेल है, फेस टू फेस है और ये चारों ऑप्शन है ना। तो ज़्यादातर हम लोग जहाँ पे भी काम करते हैं वहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं फेस टू फेस कम्युनिकेशन का। ठीक है, आमने सामने लोग बैठ के बातचीत करते हैं, है ना। इससे हमारा संचार व्यवस्था बेहतर होता है। ठीक है, चलिए दूसरा, सूचना से संबंधित अनिश्चितता का भाव उत्पन्न न हो इसके लिए क्या करना चाहिए। सूचना से संबंधित अनिश्चितता का भाव उत्पन्न न हो इसके लिए क्या करना चाहिए। स्पष्ट सूचना जुटानी चाहिए, सत्यता पर ध्यान देना चाहिए, सूचना आसानी से समझ में आनी चाहिए, उपरोक्त सभी, है ना। तो क्या होना चाहिए, एक तो स्पष्ट सूचना आपको इकट्ठा करना है, वो सत्य है कि नहीं इस पे भी ध्यान देना है, और सूचना जो है आसानी से समझ में आने वाला होना चाहिए। इन सब काम हम लोग करेंगे, है ना। तब हम लोग को क्या होगा, कोई अनिश्चितता का भाव उत्पन्न नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकारात्मक फीडबैक का तात्पर्य है ना। पॉजिटिव फीडबैक का क्या मतलब होता है, अपनी सहमति देना, सूचनाओं को स्वीकारना, अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना, प्रश्न पूछना, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दृश्यमान संचार के माध्यम से किसे किन्हें शामिल नहीं किया जाता है ना। विजुअल जो है कम्युनिकेशन में इसको शामिल नहीं किया जाता है। मानचित्र, चार्ट, इमेज, बॉडी लैंग्वेज, है ना। तो इसमें मानचित्र भी हम लोग यूज करते हैं, चार्ट भी यूज करते हैं, इमेज मतलब पिक्चर भी यूज करते हैं। विजुअल जो हमारा कम्युनिकेशन होता है उसमें हम लोग बॉडी लैंग्वेज को शामिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, आत्मविश्वास, प्रेरक प्रेरकता एवं, यहाँ पे डैश होना चाहिए था, है ना। यहाँ पे जो है ये खाली स्थान होगा, नहीं यहाँ नहीं होगा। यहाँ पे होगा, यहाँ पे खाली स्थान होना चाहिए था। ठीक है, आप लोग इंसर्ट कर लीजिएगा। आत्मविश्वास, प्रेरकता एवं डैश ऐसे मानवीय गुण हैं जिसके माध्यम से संचार को प्रभावशाली बनाया जाता है। तो मानवता, सौंदर्यता, धैर्यता, सामाजिकता, है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्या, धैर्य भी होना चाहिए, है ना। जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, संचार को प्रभावशाली बना सकते हैं। ठीक है, आत्मविश्वास होना चाहिए, प्रेरकता होनी चाहिए और धैर्य होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश और डैश एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए व्यापक स्तर पर विचारों का आदान प्रदान होता है। इसे किसी भी माध्यम पर प्रारंभ किया जा सकता है ना। डैश और डैश ऐसा माध्यम है जिसके जरिए व्यापक स्तर पर विचारों का आदान प्रदान होता है। इसे किसी भी स्थान पर प्रारंभ किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है विचार विमर्श, दूसरा है चर्चा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों चीजें जो है विचार विमर्श और चर्चा हम लोग कहीं पे भी कर सकते हैं और आसानी से हमारे विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है। डैश ऐसा माध्यम है जिसके अंतर्गत किसी संगठन के उम्मीदवार अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। इससे लीडरशिप क्षमता विकसित होती है। ठीक है, पहला है डिस्कशन, दूसरा है सामूहिक चर्चा, तीसरा है वाद विवाद और चौथा है सम्मेलन, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा क्या, ग्रुप डिस्कशन, है ना। लोग इकट्ठा होते हैं और आपस में ग्रुप में डिस्कशन करेंगे, ग्रुप डिस्कशन को हम लोग कहते हैं सामूहिक चर्चा। तो इसके माध्यम से क्या हो सकता है,
सब उम्मीदवार जो है अपने अपने, आप देखिएगा कई बार क्या होता है ना, किसी कंपनी में अगर आप जाते हैं जॉब के लिए, तो वहाँ पे जितने भी कैंडिडेट पहुंचे रहते हैं ना, उनको आपस में क्या किया जाता है, डिबेट कराया जाता है, ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है, और उससे पता चलता है कि किसके अंदर क्या क्षमता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, सामूहिक चर्चा। नेक्स्ट है, सामूहिक चर्चा के माध्यम से उम्मीदवारों के मध्य डैश संचार का कुशलता से विकास होता है ना। सामूहिक चर्चा के माध्यम से उम्मीदवारों के मध्य डैश संचार का कुशलता से विकास होता है। आपके ऑप्शन है इंटरनेशनल, इंटरनल, इंटरपर्सनल, इंटरकंटिनेंटल, है ना। तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है इंटरपर्सनल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक चर्चा की डैश की क्षमता को विकसित करता है। सामूहिक चर्चा डैश की क्षमता को विकसित करता है, इससे सामाजिक व्यवहारिकता का विकास होता है, जो समस्याओं के समाधान में सहायता करती है। ठीक है, लीडरशिप, व्यक्तिवाद, समाजवाद, उदारवाद, है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाता है लीडरशिप, है ना। लीडरशिप मतलब नेता वाला गुण, है ना, लीडर बनने का गुण सामूहिक चर्चा में विकसित होता है। डैश सामूहिक चर्चा को विवादित टॉपिक वाला विषय माना जाता है, इसके अंतर्गत समस्त विवादों का निपटारा भी किया जाता है। ठीक है, क्या है, डैश सामूहिक चर्चा को विवादित टॉपिक वाला विषय माना जाता है ना, इस पे हम लोग फोकस करेंगे। इसके अंतर्गत समस्त विवादों का निपटारा किया जाता है। पहला ऑप्शन है निर्णय आधारित, दूसरा है सलाह आधारित, तीसरा है नवाचार आधारित, और चौथा जो है केस अध्ययन आधारित, है ना। तो इसका जो है ऑप्शन जो होता है वो होता है, सही आंसर है वो सलाह आधारित है ना। इसको विवादित टॉपिक वाला विषय माना जाता है। नवाचार आधारित सामूहिक चर्चा में डैश का विकास अधिक होता है, इससे सृजनशीलता का विकास तीव्र गति से होता है। नवाचार आधारित सामूहिक चर्चा में डैश का विकास अधिक होता है, जिससे सृजनशीलता का विकास तीव्र गति से होता है। ऑप्शन है आपके मानवता, रचनात्मकता, उदारता, आधुनिकता। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होता है, इसका जो सही आंसर होता है वो होता है रचनात्मकता, है ना। नवाचार आधारित सामूहिक चर्चा में रचनात्मकता का विकास होता है। नेक्स्ट है, सामूहिक चर्चा की समाप्ति डैश के आदेशानुसार किया जाता है, वे ही योग्यता एवं प्रदर्शन को निर्धारित करते हैं। ठीक है, सामूहिक चर्चा किसके आदेश के अनुसार खत्म किया जाता है, प्रतिभागी, श्रोतागण, पैनलिस्ट और प्रबंधक, है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो होता है क्या, पैनलिस्ट होता है। ठीक है, मतलब जो जो लोग आपको देख रहे हैं, है ना, सेलेक्ट करने के लिए, उनको कहते हैं पैनलिस्ट, है ना। तो उन्हीं के आधार पे क्या होगा, वही डिसाइड करेंगे कि कब सामूहिक चर्चा खत्म होगी। नेक्स्ट है, सामूहिक चर्चा में प्रतिभागियों का मूल्यांकन डैश एवं डैश के आधार पर किया जाता है। सामूहिकता, समूह कुशलता, उसके बाद है व्यक्तिगत कौशल, व्यक्तिगत गुणात्मकता, तीसरा है पैनलिस्ट व्यक्तिगत गुणात्मकता, और चौथा जो है वो व्यक्तिगत गुणात्मकता और समूह कुशलता, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होता है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। व्यक्तिगत गुणात्मकता, हम लोग व्यक्ति का क्वालिटी देखेंगे और ग्रुप को कैसे वो लीड कर रहा है ना, ग्रुप में क्या कर रहा है, उस आधार पे हम लोग डिसाइड करते हैं। सामूहिक चर्चा के दौरान डैश टिप्पणी से बचना चाहिए, इससे डिस्कशन का माहौल प्रतिकूल हो जाता है। ऑप्शन क्या है, सामूहिक, व्यक्तिगत, प्रबंधकीय, पैनलिस्ट, है ना। तो सामूहिक चर्चा में ग्रुप डिस्कशन में किसी पे पर्सनली जो है कोई क्या करना चाहिए, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना है ना। उसके पर्सनल मतलब लाइफ से रिलेटेड कोई टिप्पणी आपको, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना है ना। इससे माहौल का जो हो जाएगा वो खराब हो जाएगा, डिस्कशन का माहौल। तो नेक्स्ट है, समसामयिक विषयों पर चर्चा करना डैश बातचीत माना जाता है, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों को शामिल किया जाता है। औपचारिक, अनौपचारिक, तथ्यात्मक, परिपूर्णता। ठीक है, तो ये क्या आएगा, आप अगर करंट अफेयर पे बात कर रहे हो, है ना, समसामयिक विषय मतलब करंट अफेयर पे आप बात कर रहे हो, है ना। तो इसको किस में रखा जाता है, अनौपचारिक में रखा जाता है ना। करंट अफेयर आप कहीं पे गए, कहीं पे बैठे, चौक पे बैठ के बात कर रहे हैं ना, तो ये क्या है, ये है अनौपचारिक बातचीत। डैश से लेखक की सक्षमता को विकसित करता है,
इससे लेखक की समझ विकसित होती है, ज्ञान को बढ़ाने में इसकी भूमिका प्रासंगिक मानी जाती है। एक है राइटिंग स्किल, एक है प्रूफ रीडिंग, तीसरा है रीडिंग स्किल और चौथा स्टडिंग स्किल, है ना। तो रीडिंग स्किल अगर आप जितना बेहतर होगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, लेखक का समझ बेहतर होगा, है ना। जो वो जितना पढ़ेगा उतना ज्यादा उसका समझ विकसित होगा और उस हिसाब से वो बेहतर लेखक बन सकता है। चलिए नेक्स्ट है, तीव्र गति से पढ़ने की विधि को डैश कहा जाता है। इसमें शब्दों का उच्चारण तेजी से किया जाता है ना। तेजी से पढ़ने को हम लोग क्या कहते हैं, स्किमिंग कहते हैं ना। तेजी से हम लोग पढ़ते हैं उसको कहते हैं हम लोग क्या, उस प्रोसेस को कहा जाता है स्किमिंग। नेक्स्ट है, जब किसी विशेष सूचना को जानने की अविलंब आवश्यकता होती है तो विधि का उपयोग किया जाता है ना। तो हम लोग कौन सा करते हैं, जब किसी सूचना को तुरंत जानना है तो हम लोग यूज करते हैं स्कैनिंग का, है ना। हम लोग स्कैन करके तुरंत उसका इंफॉर्मेशन को जो है वो जान लेते हैं, है ना। तो कौन सा मेथड हो जाएगा, स्कैनिंग। नेक्स्ट है, जब दो शब्दों की उत्पत्ति सामान्य होती है तो इसे, दो शब्दों की उत्पत्ति सामान्य होती है तो उसे डैश कहा जाता है, सिनोनिमस, नॉमिनेट्स, कॉग्नेट्स, डोमिनेट्स, है ना। तो जब दो शब्दों की उत्पत्ति सामान्य होती है तो इसको कहा जाता है कॉग्नेट्स। ठीक है। नेक्स्ट है, जॉब विवरण लिखने का प्रमुख घटक माना जाता है। जॉब विवरण, है ना। जॉब विवरण कहाँ लिखा जाता है, जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, है ना, तो उस समय आपको क्या करना होता है, जॉब विवरण लिखना होता है ना। तो जॉब लिख, उस समय लिखते समय क्या क्या आपको लिखना होता है, तो जॉब टाइटल, जॉब उद्देश्य, जॉब कर्तव्य और उत्तरदायित्व, तो ये सभी, तो उसमें जॉब विवरण में ये सारी चीजें जो है इंक्लूड करनी होती है ना। आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आप उस क्या करना है, जॉब जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो वो लिखते हो कि आप उस जॉब का क्या उद्देश्य है, उससे आप, उससे रिलेटेड आपके अंदर उत्तरदायित्व की भावना कितनी है, ये सारी चीजें हम लोग उसमें लिखते हैं। जॉब विवरण में योग्यता, अनुभव, कौशलता एवं डैश का विवरण होना अनिवार्य है क्योंकि ये फॉर्म के प्रवृत्ति की विशेष मांग होती है। तो देखिए, कार्य जॉब विवरण में योग्यता, अनुभव तो लिखेंगे ही, है ना। आप में कितनी कौशलता है ये भी लिखेंगे, उसके अलावे आप क्या लिखेंगे, आप अगर ऑप्शन देखेंगे यहाँ, कार्य क्षमता, प्रबलता, कर्तव्य निष्ठा और सहनशीलता, तो कुछ क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही दिख रहे हैं कि ये एलिमिनेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ये दोनों में आपको चुनाव करना है, तो कार्य क्षमता आपके अंदर कितनी है, ये जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। यही हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे जब जॉब विवरण लिखेंगे तब। नेक्स्ट है, जॉब विवरण तैयार करते समय का डैश प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे स्पष्टीकरण का अभाव दिखता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी जॉब विवरण लिखेंगे, है ना, तो डैश का, एक्चुअल में डैश यहाँ पे होना चाहिए था और ये इधर नहीं होना चाहिए था। ठीक है, डैश का प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना। तो पता तो लिखना ही पड़ेगा आपको जॉब विवरण के समय, मेल हो फीमेल हो ये लिखना पड़ेगा, सरल शब्द का इस्तेमाल करना होगा, संक्षिप्तीकरण नहीं लिखेंगे, है ना। मतलब जैसे MA हुआ ना, मास्टर ऑफ आर्ट्स, है ना, तो ये संक्षिप्तीकरण कहलाएगा। तो ऐसा शब्द आपको यूज नहीं करना है ना। जो कॉमनली एजुकेशन के लिए यूज होता है वो तो आप कर सकते हो, लेकिन और कोई शॉर्टकट में आप, है ना, शॉर्टकट में कुछ लिख दिए, उसका मतलब केवल आप ही जानते हो, तो फिर वैसा आपको इस्तेमाल नहीं करना है, वैसा संक्षिप्तीकरण। नेक्स्ट है, एक ऐसा लिखित डैश एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसमें आवेदक या अभ्यर्थी नौकरी पाने हेतु विशेष विशेष विवरणों का उल्लेख करता है। ठीक है, जॉब पाने के लिए जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपना विवरण भरते हैं, है ना। वो क्या होता है, पत्र लेखन, पाठ्यचर्या लेखन, पाठ्य पुस्तिका और राइटिंग स्किल। तो इसका सही आंसर होता है वो पाठ्यचर्या लेखन, जिसको हम लोग कहते हैं CV, क्यूरिकुलम वीटे। ठीक है, CV आप देते हैं, उसमें आपके डिटेल्स, आपके क्वालिफिकेशंस, आपके एक्सपीरियंस, सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं। अगला है, पाठ्यचर्या लेखन के दौरान व्यक्तिगत सूचना में किसका उपयोग नहीं करना चाहिए, है ना। ईमेल एड्रेस, पंजीकृत मेल एड्रेस, संबंधियों का विवरण, वैवाहिक स्थिति, है ना। तो CV में आपको संबंधी सबका विवरण देने का जरूरत नहीं है। ऑप्शन C जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाठ्यचर्या लेखन बनाते समय
सबसे ऊपरी भाग में किसका वर्णन नहीं करना चाहिए? जन्म तिथि, संपर्क सूचना, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर। ठीक है, तो आपके जो सही आंसर हो जाएंगे क्या कि ऊपर में आपको ना जन्म तिथि जो है वो सबसे ऊपर में नहीं लिखना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं, संपर्क सूचना, मोबाइल नंबर सब लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, पाठ्यचर्या लेखन की लंबाई डैश एवं कार्य अनुभव पर निर्भर करता है ना। पाठ्यचर्या लेखन की लंबाई डैश एवं कार्य अनुभव पर निर्भर करता है। सीवी का लंबाई किस पे डिपेंड करेगा? तो आपके पास कितना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और कितना वर्क एक्सपीरियंस है ना, कार्य अनुभव है, इस पे निर्भर करेगा। नेक्स्ट है, सीवी तैयार करते समय डैश पेज का प्रयोग करना चाहिए। इसमें सभी आवश्यक शर्तों को शामिल किया जा सकता है। स्मॉल साइज, लॉन्ग साइज, फॉन्ट साइज, फोल्डर साइज, है ना। तो ये क्या होता है, इसके लिए हम लोग फॉन्ट साइज पेपर का यूज करते हैं ना। सीवी तैयार करते समय फॉन्ट साइज पेपर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सीवी निर्माण के समय फॉन्ट साइज में डैश बिंदुओं को शामिल किया जाना चाहिए, है ना। जो आप उसका टेक्स्ट साइज यूज करते हैं ना, देखिएगा जैसे ए हुआ, है ना। आप अगर एमएस वर्ड या एमएस ऑफिस पढ़े होगे, है ना, एमएस वर्ड, तो उसमें फॉन्ट साइज बढ़ाने घटाने का ऑप्शन रहता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जब आप सीवी डिजाइन करते हैं ना, तो उसमें फॉन्ट साइज जो है ना 10 से 12 के बीच आपको यूज करना है, इससे ज्यादा का यूज नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, सीवी बनाते समय व्याकरण एवं वर्तनी में गलतियां होने पर अभ्यर्थी को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? व्यक्तिगत क्षति होती है, साक्षात्कार से वंचित कर दिया जाता है, उनकी नियुक्ति रद्द रद्द भी की जा सकती है, ये सभी तो सारी चीजें हो सकती है ना। तो आप क्या कर सकते हो, व्याकरण से रिलेटेड कोई मिस्टेक नहीं कर सकते हो, और वर्तनी से, है ना, कार दीर्घिकार जो हम लोग कहते हैं, या स्पेलिंग मिस्टेक, ये सब आप नहीं कर सकते हो, नहीं तो आपको साक्षात इंटरव्यू भी नहीं देने दिया जाएगा, उस आपका जो नियुक्ति है हटा उससे हटा दिया जाएगा, और पर्सनल कुछ लॉस भी हो सकता है ना। तो ऑप्शन कौन सा है, शायद बताया नहीं, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, कवर लेटर में इस सूचना का उल्लेख नहीं होता है। अब देखिए, कवर लेटर क्या होता है कि हम लोग जब डिटेल भरते हैं ना, है ना, आप अपना रिज्यूमे या सीवी भरते हो, लेकिन उसमें ना पूरा डिटेल में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहता है, तो जो कवर लेटर रहता है ना, वो ऊपर लगाया जाता है, और उसमें ना आप जॉब के बारे में लिखते हो कि आप उस जॉब के काबिल क्यों हो, अपना क्वालिफिकेशन ये सब दिखाते हो, आप उस जॉब के काबिल क्यों हो, है ना, ये दिखाते हो, और उसके बाद लास्ट में आप थैंक, मतलब जो भी है धन्यवाद देते हुए उसको खत्म करते हो। तो वैसा लेटर जो है ना कवर लेटर कहलाता है ना। तो कवर लेटर में किस सूचना का उल्लेख नहीं होता है ना। तो व्यक्तिगत सूचना वो रहता है, आप अमुक जॉब के लिए योग्य क्यों है ये भी रहता है, क्लोजिंग स्टेटमेंट मतलब धन्यवाद देने वाला स्टेटमेंट, वैवाहिक स्थिति का इसमें विवरण देने की जरूरत नहीं होती है ना, क्योंकि आप बाकी डिटेल जो है वो सीवी में उसके साथ अटैच कर चुके हो, है ना। तो इतना सारा जो है विवरण भरा जाता है कवर लेटर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसके साथ ये चैप्टर भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको इन सब सारे जो है पूरे सारे क्वेश्चन जो है एक वीडियो में फिर कवर करके दे दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें जो बताई गई हैं आपने ज़रूर देखी हैं, और इससे आपको फायदा जरूर होगा, इतना हम लोग विश्वास दिलाते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ, अगले चैप्टर के जो वीडियोज हैं उसके साथ अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।